तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े के ऊपर एक बार फिर से। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था, जिसमें कि मैंने 25 क्वेश्चंस को करवाया था। और आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 है, और इसमें आज भी मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसको भी देखते चलिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखते हो अंत तक, तो मैं फिर से बता दूं कि इसमें 15 क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्स आपका जो है इसमें फंसने वाले हैं। तो इसलिए आपको अंत तक जो इस प्रैक्टिस सेशन को देखना है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डीप में डिस्कस करते हुए चलूँगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन से जो भी अदर क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो निकलती है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकलती है, मैं उसको भी बताते चलता हूँ। ठीक है, तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और खुद से भी आप एक एक क्वेश्चन का आप आंसर देते हुए चलिए, ताकि आपको भी पता चल सकेगा कि हाँ, आपका लेवल जो है किस तरीके से है, आपका प्रिपरेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग शुरू करते हैं। बाकी आगे भी जो है इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आएंगी, तो आप जो है अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एंड ये मेरी गारंटी है कि आपको जो है जीके जीएस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं बनता है। मतलब कि बोर्ड है कि यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन एक अनिवार्य हिस्सा नहीं बनता। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल। तो इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं हिस्सा बनता है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश तो इंपॉर्टेंट है आपका प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला था कि कौन एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण में। बाकी सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिताली राज ने अपना अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? यानी कि जो अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच था वो किस टीम के विरुद्ध खेला था? मिताली राज जो कि क्रिकेटर है इंडिया के, तो हमें बताना है कि कौन सा वो मतलब मैच था, किसके खिलाफ जो उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय का जो लास्ट मैच था वो खेला था। ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है इन्होंने खेला था वनडे मैच, जो कि इनका इंटरनेशनल का जो लास्ट मैच था। इसके बाद उन्होंने जो है 8 जून 2022 को जो है संन्यास ले लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि T20 इंटरनेशनल का जो लास्ट मैच था वो किसके खिलाफ खेले थे? तो वो जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। ठीक है, एंड ये जो है आपका ODI मैच था जो अपने उन्होंने अंतिम मैच खेला था इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। ठीक है, और 8 जून 2022 को जो है उन्होंने संन्यास ले लिया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। तो याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेल 2030 की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन है कतर, इसके बाद है किर्गिस्तान, जापान या फिर चीन। तो कौन सा वो देश है जो कि एशियाई खेल जो होने वाला है 2030 में, तो उसकी मेज़बानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर जो होगा वो 2030 की मेज़बानी करेगा दोस्तों। और ये जो है आपका 21वां एडिशन जो होने वाला है, जो भी एशियाई खेल होता है तो उसका 21वां एडिशन होने वाला है। ठीक है, और ये भी बता दें कि इन्होंने इसके पहले जो 2006 में जो है इसका आयोजन हुआ था, जो एशियाई खेल था उसका कतर में आयोजन किया था 2006 में। उस हिसाब से ये दूसरा एडिशन आपका होने वाला है एशियाई खेल का कतर में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2030 में कतर में इसका जो है मेज़बानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों के में समानताओं के कम करने के लिए एक राज्य की आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है 47वें, 42वें, 44वें या फिर 52। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए एक राज्य की आवश्यकताएं हैं? तो किस संशोधन में हुआ था, तो वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो उसमें जो है आपका हुआ था। ठीक है, तो 44वां इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लंबा है, लेकिन आंसर इसका बहुत इजी है। बोर्ड है कि इसके लिए 45 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला बर्फबारी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का उच्च तापमान और तेज़ धूप फसल के लिए अच्छा नहीं है, और आमतौर पर इसके तहत उगाया जाता है छायादार पेड़।
रुका हुआ पानी हानिकारक होता है और फसल समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है। तो कौन सा वो फसल है वो हमें बताना है, जिसके लिए ये जितने भी आपका क्राइटेरिया है वो आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपका कपास, तंबाकू, कॉफ़ी या फिर गन्ना। तो सही आंसर बताइए कि कौन सा वो फसल है जिसके लिए ये जितने भी आपका बताया गया है वो आपका मतलब इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नहीं तो फसल आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी के लिए जो है ये जितने भी आपका क्राइटेरिया दिया गया है वो फॉलो होना चाहिए, तभी जो है आपका जो है कॉफ़ी का फसल जो है अच्छे तरीके से मतलब उत्पादन हो पाएगा। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, कर्नाटक और जो केरल का पश्चिमी तट है, कर्नाटक और केरल, और इसके साथ साथ तमिलनाडु भी होता है। ठीक है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल ये सब का जो पश्चिमी तट होता है तो वहाँ पर जो है अधिक मात्रा में आपका कॉफ़ी का उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है इसके अनुकूल होता है। यह भी पूछ सकता है कि कौन सी मिट्टी में इसका अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, इसके लिए मतलब कौन सा वो मिट्टी जो इंपॉर्टेंट होता है, तो लाल मिट्टी याद रखिएगा। ठीक है, लाल मिट्टी आपके लिए मतलब ये जो आपका कहवा है, कॉफ़ी है, इसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप अच्छे से बताइएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो होता है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति याद रखिएगा आप सभी लोग। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम बता दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास एक हिंदू कवि होने के साथ साथ महान संत, सुधारक और दार्शनिक थे जिन्होंने विभिन्न लोकप्रिय पुस्तक की रचना की। तो निम्नलिखित में से वो कौन से है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर कि विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली या फिर मालती माधव। तो इसमें से कौन सा वो पुस्तक है जो कि तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया, वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालती माधव एक ऐसा पुस्तक है जो कि तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी दोस्तों ये जो कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, इसके साथ साथ रामचरितमानस भी जो है आपका ये तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, और ये भी आपका आ सकता है दोस्तों कि रामायण का जो सेकंड एडिशन है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो रामायण का जो सेकंड एडिशन है वो भी आपका तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताता हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने के लिए कौन सी अवधारणा है। ठीक है, तो 2022-23 जो कि निर्मला सीतारमण में जारी किया था, तो उसमें बोला है कि उसके अनुसार जो स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद करने वाली कौन सी एक अवधारणा है। ऑप्शन है एक स्टेशन एक उत्पाद, एक स्टेशन दो उत्पाद, एक स्टेशन अनेक उत्पाद या फिर 2 स्टेशन 2 अनुपात उत्पाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, एक स्टेशन एक उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है। ठंडा महासागरीय धारा कौन सी होती है दोस्तों। तो देखिए, ठंडी महासागरीय धारा वो होती है जो ठंडी धाराओं को जो है गर्म धाराओं में मिलाती है। ठीक है, तो ठंडी महासागरीय धारा कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो बेंगुला जो है आपका ठंडी महासागरीय धारा है, पेरू भी आपका है, कनारी भी आपका है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, अगुलहास। ठीक है, अगुलहास जो है आपका ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ये जो है गर्म महासागरीय धारा है। इसके साथ साथ जो आपका गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम ये भी जो है आपका गर्म महासागरीय धारा ही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, अगुलहास जो है वो ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, गर्म महासागरीय धारा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो क्या करता है, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है, या फिर गैस्ट्रिक अल्सर उत्पन्न करता है, या फिर रक्त दाब बढ़ा देता है, या फिर कैंसर जन्य होता है। तो क्या होता है, इसका सही आंसर बताइएगा। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या मतलब रोल होता है। ठीक है, तो हमें बताना है। तो देखिए, कैंसर जन्य होता है, ये आपका करेक्ट नहीं हुआ। काफ़ी सारे बच्चे जो है कैंसर जन्य मार के आएंगे, लेकिन इसका मेन जो है थी सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। देखिए कैसे प्रोसेस होता है, देखिए बताता हूँ मैं। तंबाकू जब आप पीते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ब्लड में जाकर के वो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ब्लड में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना कि आपका कैंसर जन्य रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी। तो शुंग वंश की स्थापना बताना कि कौन मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, वसुमित्र सिंह शुंग या फिर देवभूति शुंग। तो इसका सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना किया था।
और ये जो है शुंग वंश जो है मौर्य वंश के बाद आया था। तो बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का था एक, ठीक है, तो उसको हरा करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 किस वर्ष के दिल्ली नगर निगम अधिनियम के संशोधन में मतलब संशोधन करना चाहता था, मतलब कि बदलाव करना चाहता था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1957, 1960, 1963 या फिर 1966। तो इसका करेक्ट आंसर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 ईस्वी में जो है हुआ था आपका, मतलब अधिनियम हुआ था, तो उसको संशोधन करने की बात कही गई है 2022 में। ठीक है, तो 1957 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस भारतीय नौसेना के जहाज ने सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय या नौसेना अभ्यासों में से एक RIMPSC 2022 में भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी के सामने INS सहाद्री, INS तर्कस, INS सतपुरा या फिर INS राजपूत। ठीक है, किस भारतीय नौसेना के जहाज ने सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यासों में से एक RIMPSC 2022 में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS सतपुरा। और इसमें लगभग जो है 27 देश जो है उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो 27 देश भाग लेते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जो RIMPSC 2022 होता है तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो नौसेना है, नौसेना का जो क्षेत्र है, तो उसमें जो है मित्रता बनाए रखना। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य यही होता है। ठीक है, तो इसमें किसने भाग लिया था? तो INS सतपुरा ने भाग लिया था। और इसके साथ साथ टोटल 27 देशों ने भी भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। 17 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति शुरू की गई है। तो इससे जो है कितने वर्षों तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में को लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी? तो कितने ईस्वी तक जो है 5 मिलियन टन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी, वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना। ऑप्शन है 2025, 28, 30 या फिर 32। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि कहता है कि 15 मई 2022 से भारत के चुनाव आयोग ECI के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार को जो नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष जारी की गई थी? तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 52, 61, 51 या फिर 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, जो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनका विकास करने पर जोर देना, जैसे कि आपका कृषि हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, ये सब जो है इसका मतलब विकास करने के लिए ये जो योजना लाया गया था। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र पर मतलब बेसिकली जोर दिया गया था इसमें। तो कब आया था? तो 1951 ईस्वी में। 1951 से लेकर के 56 तक चला था। उसके बाद 56 से लेकर के 61 तक आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में समाचारों में रही स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का निर्माण जो है किसके योगदान की स्मृति में किया गया है? तो ऑप्शन है शंकराचार्य, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर रामानुजाचार्य। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुज आचार्य जो है के स्मृति में जो है ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया गया था। और बता दें कि ये जो आपका है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, वो दूसरा जो है बैठे हुए अवस्था में मतलब सबसे लंबी मूर्ति है। बैठे हुए अवस्था में सबसे बड़ी मूर्ति जो है दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है आपका। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, इसको जो है पंचलोह से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 5 प्रकार की धातु है। इसमें सोना है, चांदी है, उसके बाद तांबा है और उसके बाद पीतल है, जस्ता है। ठीक है, तो 5 प्रकार की धातुएं मिलकर जो है इसमें बनी हुई है, इसके कारण से इसे पंचलोह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन है राफेल नडाल, उसके बाद है दिमित्री मेदवेदेव या फिर रोजर फेडरर या फिर नोवाक जोकोविच। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। ठीक है, और ये जो है 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब। और ये भी आप याद रखिएगा, इन्होंने लगातार चौथा बार जो है ये जीते हैं। ठीक है, और ये जो है स्पेन के रहने वाले हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि जो नोवाक जोकोविच हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक रॉकेट का काम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन है कैपलर का नियम, पास्कल का नियम या फिर बॉयल का नियम या फिर न्यूटन का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के नियम पर बेस्ड होता है आपका रॉकेट का जो भी सिद्धांत होता है। और ये जो सेकंड लॉ होता है उस पर काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सरहुल उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। सरहुल उत्सव जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है।
इसमें जो है आपका वृक्षों की पूजा की जाती है, ठीक है, वृक्षों की पूजा, ये आप याद रखिएगा। सरहुल जो आपका उत्सव होता है उसमें वृक्षों की पूजा की जाती है, और ये जो झारखंड के जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए प्रमुख उत्सव होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका झारखंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो कि राखी गढ़ी होता है, तो वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में से संबंधित है वो भी बताना था। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य से जो है यह संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है घग्गर नदी, जो घग्गर नदी है उसके तट पर जो है ये अवस्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आबू पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला या फिर अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है। जो गुरु शिखर है अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि कथक नृत्य के प्रतिपादक जो है बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ऑप्शन है रायगढ़ घराना, जयपुर घराना या फिर लखनऊ घराना या फिर बनारस घराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ घराना से जो है मतलब थे संबंधित पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में जो है वापस आती है? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल, ठीक है। तो ऑप्शन बताना आपका कौन सा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो रेडियो तरंग जो होता है वो वायुमंडल की आयन मंडल जो परत है आपका, ठीक है, उसमें आपका आता है, ठीक है, रेडियो तरंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट जो आज का क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने आगे हैं, ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो है कितने समय से आगे है ये हमें बताना है। 5 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 10 घंटे 30 मिनट या फिर 1 घंटा। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हम लोगों का कंप्लीट 25 क्वेश्चंस का वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया 25 क्वेश्चन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सीजीएल लेवल का मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे किसी एग्जाम का लेवल का है, एकदम सीजीएल का जो ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है उसी के बेस पर है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए रहेगा, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा विथ आंसर, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो उसके लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलेगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। पहले आपको पीडीएफ क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगता है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही साथ एक शेयर अपने दोस्तों के साथ जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके तक ये शेयर कर देना। बाकी दोस्तों ऐसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।